महेश जी, उठे ना। अब हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बिना यहाँ पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी? अभी तो हमने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। राघव जी, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। ये कहानी है भजनपुरा नामक गांव की, जहां गांव में एक राजकला नाम की औरत अपने 5 बेटों के साथ रहा करती थी। अभी हाल में ही उसके 5 बेटों की शादी नीलम, साक्षी, भावना, राधिका और प्रीति नाम की लड़कियों से हुई थी। ये 5 ही अपने साथ अपने बाबुल के घर से न केवल उनकी यादें बल्कि भविष्य की बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ इस घर में आई थी। लेकिन इतनी जल्दी उन्हें ऐसे दिन देखना पड़ेगा, ये उन्हें मालूम नहीं था। अरे राघव, अनिल, मयंक, पंकज, तुम लोग कहाँ चले गए थे? चलो, कारखाने जाने में देरी हो रही है, नहीं तो मालिक फिर से हम पर भड़क जाएगा। अरे भैया, बस आ ही गए ना। चलिए, वैसे भी आज देरी हो चुकी है, हमें जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे, इससे पहले कि मालिक वहां पहुंच जाए। महेश और उसके भाई जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए सड़क के ऊपर से चल रहे थे, क्योंकि उन्हें कारखाना बहुत जल्दी पहुंचना था। लेकिन कहते हैं ना कि समय जब खराब होता है तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसा ही कुछ इन 5 भाइयों के साथ भी हुआ। वो सारे भाई कारखाने जल्दी पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे होते हैं और तभी एक अचानक से बेनाबुद गाड़ी निकल कर निकल जाती है, जिसके कारण से उन 5 भाइयों की मृत्यु उसी समय हो जाती है। देखते ही देखते उन 5 बहुओं की खुशियां उजड़ जाती हैं और वो अपने पतियों का अंतिम संस्कार करके जैसे ही घर आती हैं। अब तुम 5 के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुम तो डायन हो, डायन, कुलच्छी नहीं कहीं की। आते ही मेरे बेटे को खा गई, अब क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद अपना ये मनहूस चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। लेकिन माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? हम ऐसे घर से मत निकालिए माँ जी। महेश जी के मरने के बाद एक आप ही हमारा सहारा हो। माँ जी, अभी अभी तो हम दुनिया के इतने बड़े दुख से गुजरे हैं और अब आप हमें बेघर करके हमसे ये थोड़ी बहुत बची हुई हमारे पतियों की यादों को भी छीनना चाहती हैं। भावना सही कह रही है माँ जी, इसमें हमारे पतियों की यादें हैं। हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। निकलो मेरे घर से। तुम अपशगुनियों को मैं एक पल भी अपने घर में नहीं टिकने दूंगी। 5 बहुएं उनकी सास राजकला के सामने बहुत ही गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। घर से निकलने के बाद वो दर दर की ठोकरें खाती हैं और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें एक बेहद ही पुरानी घास की कुटिया दिखाई देती है, जिसमें एक बूढ़ी औरत मिलती है उन्हें। अम्मा, क्या हमें थोड़ा पानी मिलेगा? क्यों नहीं बिटिया, लेकिन तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्या करने आई हो? उन बूढ़ी औरत के पूछने पर वो 5 बहुएं अपनी स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराती हैं। मैं एक गरीब लकड़हारन हूँ। मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक ऐसे गांव का रास्ता बताती हूँ जहाँ तुम अपना जीवन यापन बड़े ही आराम से कर पाओगी। वो बूढ़ी औरत उन 5 बहुओं को समुद्र के बीचों बीच बसे हुए एक गांव के बारे में बताती है, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। वहाँ के लोग धरती पर बसे लोगों से कट कर रहते थे। ना उन्हें उनकी जानकारी थी और ना ही उनके बारे में किसी को पता था। बिटिया, तुम्हें आगे चलकर एक समुंदर दिखेगा। वहीं पर तुम्हें एक नौका भी मिलेगी, जिसमें बैठकर तुम 5 उस गांव की तरफ निकल जाना। उस गांव के लोग बड़े ही मिलनसार हैं और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। काकी, आप नहीं जानती कि आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। इस कलयुग में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपने बिना किसी रिश्ते नाते के हमारे दुखों का निवारण कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। जिसके बाद वो 5 बहुएं नाव में बैठकर समंदर के रास्ते उस गांव की तरफ निकल जाती हैं। वो गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और वहां पर चारों तरफ बहुत ही सुंदरता, हरियाली और फूल ही फूल थे। वहां के लोगों ने अपने घर को समंदर में पाए जाने वाले शंख और सीपों से बनाए थे। ये गांव तो बेहद ही प्यारा और मनमोहक है। सच कहूँ तो मैंने आज से पहले इससे प्यारी जगह आज तक नहीं देखी। तुम सही कह रही हो, यहाँ के घर तो अनोखे हैं। इतने सारे शंख, मोती और सीपियाँ मैंने पहली बार देखी है। दीदी, चलिए ना, हम अंदर जाकर देखते हैं यहाँ कौन कौन रहता है। इस गांव में केवल कुछ ही लोग रहते थे। वो बहुत ही छोटा सा गांव था, जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम थी। उन गांव वालों ने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से उन 5 का स्वागत किया।
आपका हमारे इस समुद्री गांव में स्वागत है, परंतु आपसे हमारा अनुरोध है कि यहाँ पर आने के बाद आप लोग वापस नहीं जाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इस छोटे से गांव की भनक किसी और को भी लगे। इसकी सुंदरता में भीड़ भाड़ की वजह से कोई दाग न लगे। आइए आइए, यहाँ पर सबके घर पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए आपको अपना घर स्वयं ही बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप नारियल के पेड़ों से लकड़ी और समुद्र से शंख और सीपियाँ निकालिए, अन्यथा किसी की मदद की जरूरत हो तो हम पास ही के घर में रहते हैं, आप हमें याद कीजिएगा। जिसके बाद वहाँ दो बहुएं घर बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करती हैं और वहीं दो बहुएं नारियल के पेड़ों से लकड़ी काट कर लेकर आती हैं। वहीं साक्षी बाल्टी में पानी भरकर ला रही होती है तो इसी पानी में बहुत सारे शंख और सीपियाँ भी आ जाती है। अरे वाह, ये तो शंख है और ये सीपियाँ, इसके अंदर से तो मोतियाँ निकलते हैं। मैंने जिंदगी में कभी भी असली मोती नहीं देखे, ये बहुत महंगे आते हैं। और आज क्यों ना हम इन्हीं से अपना घर सजाएं? फिर क्या था, साक्षी समुद्र के अंदर से बहुत सारी शंख और सीपियां उठाकर इकट्ठा करके ले आती है। पांचों बहुएं जी जान लगाकर अपना घर बनाने में लग जाती हैं। कई दिनों के बेजोड़ मेहनत के बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे वो अपने द्वारा लाई गई शंख और सीपियों और मोतियों से सजाती है। वो घर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, मानो एक आलीशान महल हो। कौन कहेगा ये घर हमने मिट्टी और लकड़ी की मदद से बनाया है? ये तो ऐसा लग रहा है किसी जलपरी ने आकर अपने हुस्न का एक एक कतरा इस घर में डाला। बेहद मनमोहक सपने जैसा घर। दीदी चलिए ना, हम घर के अंदर चलते हैं। पांचों बहुएं अपने जुगाड़ से बनाए हुए घर को देखकर बहुत खुश होती हैं। अब उनके सिर पर छत था, लेकिन खाने को खाना नहीं था। तभी भावना की नजर समुद्र से मछलियां पकड़ रहे मछुआरों की तरफ जाती है, जो मछलियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बेचने के लिए ले जा रहे होते हैं। दीदी, आज हमने बहुत मेहनत की है और हमने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो जोरों की भूख लगी है, लेकिन नीलम, हम अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम समुद्र से मछलियाँ पकड़कर उन्हें पकाकर खाएं और कुछ बची हुई मछलियों को जाकर बाजार में बेचें। इससे हमारा पेट भी भर जाएगा और हमारी जरूरत के लिए पैसा भी हमारे पास आएगा। भावना, तुम्हारी तरकीब तो अच्छी है। चलो हम जल्दी से मछलियाँ पकड़ते हैं और भोजन तैयार करते हैं। पांचों बहू अपने जुगाड़ से बनाए हुए घर में अब खाना बनाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह राधिका नारियल के पेड़ से कुछ नारियल तोड़ कर लाती है, जिन्हें पीकर पांचों बहुएं खुद को तंदुरुस्त महसूस करती हैं। अरे वाह, ये नारियल पानी कितना ताज़ा है ना। हमारे गांव में तो नारियल पानी बहुत ही महंगा मिलता था। अगर ये नारियल पानी इतनी आसानी से वहाँ भी उपलब्ध होता तो मैं रोज नारियल पानी पीती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और पांचों बहुएं नारियल पानी पीकर और मछली चावल खाकर अपना गुजर बसर कर रही होती है। कुछ मछलियां पकड़कर वो बाजार में जाकर बेच भी दिया करती थी। एक सुबह, बचाओ मुझे, बचाओ! क्या आप लोगों को भी किसी के चिल्लाने की आवाज आई? मुझे अभी अभी लगा कि कोई हमें पुकार रहा है और बचाओ बचाओ कर रहा है। हाँ, मुझे भी लगा। चलो जल्दी से बाहर जाकर देखते हैं। पांचों बहुएं जैसे ही बाहर आकर देखती हैं तो वो देखती हैं कि एक बूढ़ी औरत, जिसका पहनावा काफी फटा चिटा था, समुद्र में तैरती हुई जा रही थी और अपनी मदद की गुहार लगा रही थी। दीदी, लगता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। मैं जल्दी से समुद्र में जाती हूँ क्योंकि मुझे तैरना आता है। हाँ, जल्दी जाओ। सबसे छोटी बहू प्रीति जल्दी से समुद्र में छलांग लगा देती है और उस औरत को बचा करके किनारे पर ले आती है। जैसे ही पांचों बहुएं उस औरत का चेहरा देखती हैं तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राजकला होती है, जो कि काफी ज्यादा बुरी स्थिति में होती है। माँ जी, आपको क्या हुआ? उठिए माँ जी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मेरी बहू। भगवान का शुक्र है मुझे तुम मिल गई, वरना मैं तुमसे माफी मांगे बिना ही भगवान को प्यारी हो जाती। तुम्हारे जाते ही मेरे बचे हुए सारे पैसे खत्म हो चुके थे और मैं भूखे प्यासे गांव में दर दर भटक रही थी। किसी ने भी मुझे कोई आसरा नहीं दिया। ऐसे ही मैं भीख मांग कर गुजारा कर रही थी कि तभी गांव में भयंकर बाढ़ आई, जिसमें सारा गांव नष्ट हो गया और पानी में मिल गया। इसी बीच मैं भी बैठे बैठे समुद्र के बीचों बीच यहाँ तक आ पहुंची। मेरे प्राण निकलने ही वाले थे कि तुमने मुझे बचा लिया। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे तुमसे मिलने के लिए ही जिंदा रखा था। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? आप हमारे साथ रहिए, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप ठीक हो जाएंगी। हाँ माँ जी, ये देखिए,
ये हमारा घर है जो हमने अपनी मेहनत से बनाया है। अब हम इसी छोटे से घर में अपना गुजारा करते हैं। अब आप आ गई, मानो हमारा परिवार पूरा हो गया। हाँ माँ जी, कहीं ना कहीं हम आपके बारे में सोच रहे थे कि आप अकेले कैसे रह रही होंगी, और तभी भगवान ने आपको हमसे मिला दिया। इसी तरह पांचों बहुएं समुद्र के ऊपर तैरते हुए इस गांव के लोगों को अपनी सास से अवगत कराते हैं और उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने की बात करते हैं। सभी गांव वाले भी उन 5 बहुओं और उनके सास को तहे दिल से अपनाते हैं और वो हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं। समुद्र के ऊपर तैरता हुआ ये गांव एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जहां वो 5 बहुएं एक सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। एक कनकगिरी नाम का गांव था। उसी गांव में राधा अपने पति गोपाल और देवर अमित के साथ रहा करती थी। राधा के घर में धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक संतान की, क्योंकि शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी राधा की अब तक कोई संतान नहीं थी। अब अपने देवर को ही वो अपने बेटे के समान माना करती थी। सुनिए जी, देवर जी अब बड़े हो गए हैं और उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। वो मैं ये कह रही थी कि अब हमें देवर जी की शादी कर देनी चाहिए। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन एक बार इसके बारे में अपने देवर से भी पूछ लेना कि वो अभी शादी करना चाहता भी है या नहीं, और अगर उसे कोई लड़की पसंद हो तो वो तुम्हें बता दे, फिर करते हैं विचार इस बात पर। ठीक है जी। राधा ऐसे ही घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद अमित घर आता है और कहता है, भाभी माँ, अरे ओ भाभी माँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है, जरा खाना तो लगा दो। ये लो अमित तुम्हारा खाना, लेकिन क्या मुझे ऐसे ही जीवन भर खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा? शादी वादी करनी है या नहीं? अगर तुम्हारे मन में कोई लड़की है तो मुझे बता दो। वाह वाह भाभी, भाभी हो तो बस आपके जैसी, मेरे मन की बात जान लेती हो। मैं आपसे ये बताने ही वाला था कि मैं एक गायत्री नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, और क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, इसके बारे में मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। फिर क्या था, गोपाल और राधा को अमित के प्रेम विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी और कुछ ही दिनों में अमित की शादी गायत्री से हो जाती है। शादी के बाद पूरा परिवार मिलजुल कर एक साथ रहने लगता है। गायत्री भी परिवार में मानो घुल मिल से गई थी। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन गायत्री को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। गोपाल जी, अमित जी, जरा यहाँ आइए जल्दी। पता नहीं राधा को क्या हो गया, ये अचानक गिर पड़ी। क्या हुआ भाभी, गायत्री को क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है, ये खुशी की बात है। गायत्री माँ बनने वाली है, बधाई हो। क्या सच में डॉक्टर साहब? भाभी, भैया, आपने सुना, मैं पापा बनने वाला हूँ, और आप दोनों भी बड़े पापा मम्मी बनने वाले हो। हाँ भाई। हाँ, तुम दोनों को भी बहुत बधाइयाँ। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। मैं कल ही गांव के मंदिर में जाऊंगी बच्चे और माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने। भाभी, मैं भी चलूंगी। ठीक है, तुम भी चल लेना माता के दर्शन करने। अगले दिन गायत्री और राधा मंदिर के दर्शन के लिए निकल ही रही थी कि तभी कुछ औरतें कहती है, अरे गायत्री, मैंने सुना है तुम माँ बनने वाली है। जरा अपनी जेठानी से दूर ही रहना, वो बांझ है, कहीं उसकी छाया तेरे ऊपर ना पड़ जाए। अरे हाँ हाँ गायत्री बहन, हम तो तेरा भला ही चाहते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। तेरी जेठानी के इतने सालों बाद भी कोई बच्चा नहीं है, और तुझे शादी के कुछ महीने बाद ही ये खबर सुनने को मिली है कि भगवान ने तेरी गोद भर दी। चुप हो जाइए, आप सभी के सभी बिल्कुल चुप हो जाइए। ये फालतू की बातें करना बंद कर दीजिए। और हाँ, ये मेरी जेठानी नहीं, मेरी बहन है, और इनके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। ठीक है, हम तो तेरा भला चाहते थे, बाकी तेरी मर्जी। ये कहकर वो दोनों औरतें आगे चली जाती है। राधा पूरे रास्ते रोते हुए आती है और गायत्री अपनी जेठानी को बहुत समझाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। उसी रात गायत्री अपनी माँ को फोन पर सारी बातें बताती है। अरे बेटी, तो मेरी माँ, तो यहाँ आ जा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी और नाती पर तेरी बाज जेठानी का साया भी पड़े। अब मेरा बेटा ही तो इस खानदान का उत्तराधिकारी होगा। माँ,
ये कैसी बातें कर रही हो? अगर आपको यही सब बोलना है तो फोन रख दो। अरे ठीक है, नहीं बोलती बाबा, लेकिन तू अपने और अपने बेटे का खास ध्यान रखना। मैं तेरे लिए केसर भिजवा दूंगी, उसे रोज दूध में डालकर खाइयो। ठीक है माँ। गायत्री बेशक से राधा को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी, लेकिन लोगों और अपनी माँ की कही हुई बातें कहीं न कहीं गायत्री के मन में घर कर गई थी। इसीलिए वो अपनी जेठानी से कटी कटी रहने लगी थी। और अगले दिन क्या हुआ राधा, तुम सुबह से उठी नहीं, बिस्तर में लेटी हो? क्या बताऊं जी, मेरा जी मचल रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर आता है और राधा की तबीयत को चेक करके बताता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपकी पत्नी पेट से है और उनका ये दूसरा महीना चल रहा है। मुबारक हो। भाभी, आप माँ बनने वाली हो। गोपाल भैया, आप पापा बनने वाले हो। याहू, मैं पापा के साथ साथ अब चाचा भी बनने वाला हूँ। गायत्री को राधा के पेट से होना अंदर ही अंदर खटक रहा था और वो कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि अगर सिर्फ उसका बेटा होता तो इस घर का वही एक लौता वारिस होता। गायत्री के मन में राधा के प्रति प्यार मानो कहीं छिप सा गया था। जैसे तैसे 8 महीने गुजर चुके थे। ये लो गायत्री, दूध पी लो, ये केसर भी डाल लेना जो तुम्हारे मायके से आया है। गायत्री ऊपरी मन से बोलती है, भाभी आपने क्यों इतना कष्ट किया? आप भी तो पेट से हो ना। कोई बात नहीं गायत्री, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हारा ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है ना। ठीक है भाभी, लेकिन हाँ, ये केसर आप भी अपने दूध में डालकर पी लेना। गायत्री, मैं ये केसर नहीं ले सकती। ये केसर तुम्हारी माँ बड़े प्यार से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए देकर गई हैं, इसलिए तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मजबूर मत करना इसे लेने के लिए। ठीक है दीदी, मैं कुछ नहीं बोल रही। ऐसे ही समय बीतता है और गायत्री अपने बच्चे को गोरा और तंदुरुस्त करने के लिए रोजाना केसर वाला दूध पीती थी। और एक दिन, भाभी भाभी, अमित जी कहाँ हो सभी? क्या हुआ गायत्री? भाभी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा। गायत्री, घर में ना देवर जी है और ना ही गोपाल जी, ऐसे में मैं क्या करूं? चलो मैं ही तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। जिसके बाद राधा जैसे तैसे गायत्री को अस्पताल पहुंचाती है। तभी वहाँ पर गोपाल और अमित भी आ जाते हैं। उसी दौरान राधा को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है और कुछ ही घंटे बाद राधा जी को एक बेटा हुआ है, वहीं गायत्री जी का बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। गायत्री जी रोजाना ही किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर रही थी और वो पदार्थ शायद केसर में ही मौजूद था और उसी के कारण उनके बच्चे ने पेट में ही दम तोड़ दिया और अब गायत्री काफी कमजोर है और वो कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? भाई, ये समय रोने का नहीं है, बल्कि हालात को समझने का है। इसके बाद दोनों भाई राधा के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। तभी राधा बोलती है, ये केसर तो गायत्री की माँ ने भेजा था गायत्री के लिए, लेकिन अब जो भी हो, इस बात का पता गायत्री को नहीं चलना चाहिए। ये भी कि गायत्री का बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है। उसके उठने से पहले इस बच्चे को उसके पास रखाओ। जिसके बाद अमित रोते हुए उस बच्चे को उठाकर गायत्री के पास रख देता है। गायत्री जब होश में आती है तो अमित उसे सारी बात बताता है कि उसकी भाभी का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जिसके बाद सब घर आ जाते हैं और कुछ महीने बाद, भाभी हम दोनों एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। पर क्या हुआ मेरी बहन, और मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। इस घर में आकर आपने तो अपने बच्चे को ही खा लिया। कहीं आपकी अशुभ परछाई मेरे बच्चे को ना खा जाए। तभी वहाँ पर अमित आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है, गायत्री, तुम्हें मैं सच्चाई बताता हूँ कि असलियत क्या है। नहीं देवर जी। भाभी, आज आपको मेरी कसम, मुझे मत रोकिए। इसके बाद अमित गायत्री को सारा सच बताता है। सच सुनते ही गायत्री रोने लगती है और अपनी भाभी को गले लगाकर कहती है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मेरे दिल में आपके लिए इतना जहर भरा था, लेकिन आपने हमेशा मेरे ऊपर अपनी ममता का साया ही बरसाया है। पागल, तू मेरी बहन है और बहन की बातों का बुरा नहीं लगता। और हाँ, ये तेरा बेटा है,
और तेरा ही रहेगा। नहीं दीदी, ये मेरा बेटा नहीं है, हम सबका है। इसकी 2 माएं हैं और इसके 2 पिता भी हैं। उस दिन के बाद से पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगता है।